नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल और आईआरबी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यानी जिनके एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा संभावना है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर देखा हो तो आपको पता होगा पॉलिटिकल से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे सूचना का अधिकार, समानता का अधिकार, लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हम इस वीडियो में इस टाइप के सभी टॉपिक को कर लेंगे, जिससे हरियाणा पुलिस फीमेल कांस्टेबल या आईआरबी में ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारा एक भी आंसर गलत ना हो और हम अपने ये 3 से 4 नंबर पक्के कर लें। और फ्रेंड, इनकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीडियो को देखने के बाद एक बार पीडीएफ फाइल को भी पढ़ लेना। इससे क्या होगा, आपको सभी टॉपिक अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड, चलिए फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो देखिए, जो हमारा संविधान है इसमें ना कुल कितने भाग हैं? 22। और कुल पेज कितने हैं? यानी आर्टिकल 395। देखो, सिंपल भाषा में समझो इसे। जैसे हमारे पास कोई बुक होगी, उसमें क्या है, 22 तो चैप्टर हैं और उस बुक में पेज कितने हैं? 395। आगे बात आपको समझ में? यानी हमारे भारतीय संविधान में 22 तो भाग हैं और 395 है पेज यानी आर्टिकल, जिसे हम कहते हैं अनुच्छेद। जैसे हमारी बुक होती है, उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में ना उस बुक के बारे में बताया होता है ना, भाई कौन सा चैप्टर है, कौन सा कितने पेज पे है, ये होता है। इसी तरह हमारे संविधान में जो स्टार्टिंग में बताया गया है उसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना। क्या? प्रस्तावना या फिर उद्देशिका। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में? अब बात करते हैं भाग नंबर 1 की, यानी चैप्टर नंबर 1 की। यह है पेज नंबर 1 से 4 तक, यानी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, जिसका नाम क्या है? संघ व राज्य। और चैप्टर नंबर 2 कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक, जिसका नाम है नागरिकता। और जो चैप्टर नंबर 3 है, ये है 12 से लेकर 35 पेज तक, जिसका नाम है मौलिक अधिकार। बात करें चैप्टर नंबर 4 की, ये है 36 से लेकर 51 पेज, यानी आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक, जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बातें कर लेते हैं। देखो, जो पेज नंबर 1 है यानी आर्टिकल नंबर 1 है, इसमें क्या बताया गया है? भारत राज्यों का संघ है। और जो आर्टिकल 3 है, इसमें क्या है, जैसे कोई भी राज्य अलग बनना चाहता है ना, वो किसके द्वारा बनेगा? आर्टिकल 3 के द्वारा। यानी किसी भी राज्य में से एक राज्य और अलग से बनाया जाएगा तो उसे किस आर्टिकल के द्वारा बनाया जाएगा? आर्टिकल 3। इससे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं लेसन नंबर 2, जिसका नाम है नागरिकता। अब देखो, जो नागरिक अधिकार हैं उनको एक नाम से और जानते हैं, क्या? राजनीतिक अधिकार। और जो ये राजनीतिक अधिकार हैं, ये सिर्फ किसको मिलेंगे? उस देश के नागरिक को, यानी भारत के नागरिकों को। जैसे वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार। ये सभी चीज़ें किसको मिलेंगी? जो भारत का नागरिक है। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति आ गया, वो इनमें से कुछ भी नहीं ले सकता। ना तो वो वोट डाल सकता, ना चुनाव लड़ सकता, ना सरकारी नौकरी पा सकता, इनमें से कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब बात करते हैं कानूनी अधिकार की। जो सूचना का अधिकार है और संपत्ति का अधिकार है, ये क्या है? कानूनी अधिकार। लेसन नंबर 3 है मौलिक अधिकार। इसका वर्णन है आर्टिकल 12 से 35 तक। ठीक है, और ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो संपत्ति का अधिकार है, पहले ये क्या होता था? मौलिक अधिकार। लेकिन 1978 में क्या हुआ? इसको बना दिया कानूनी अधिकार। इसके पीछे भी कारण थे, इसे समझो थोड़ा। 1978 से पहले क्या था? जैसे सरकार को रेल की पटरियां बनानी है और ये आ गई आपकी ज़मीन। अब पटरी तो सीधी जाएगी ना, लेकिन आपने कह दिया मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा, तो सरकार को यहीं पे रोक लगानी पड़ती थी। यानी वो आपकी अनुमति के बिना आपकी ज़मीन में से पटरियां नहीं बना सकती थी। इससे तो सरकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट फेल होने लग गए। तो सरकार ने एक संशोधन किया। तो क्या किया उसमें? जो संपत्ति का अधिकार था ना, उसको आर्टिकल 31 से हटाकर 300A में डाल दिया। इससे फिर क्या हुआ? सरकार जिसकी चाहे ज़मीन खरीद सकती है और जिसकी ज़मीन है उसको देनी पड़ेगी। लेकिन पहले क्या होता था, अगर उस व्यक्ति ने मना कर दिया ना, तो सरकार उससे ज़मीन नहीं ले सकती थी। अगर लेने की कोशिश करती, उसकी सुनवाई सीधी सुप्रीम कोर्ट में होती थी और सुप्रीम कोर्ट क्या लगा देता था? उस पर स्टे, यानी रोक दो उस काम को। क्यों? क्योंकि आपको भी पता होगा मौलिक अधिकारों की सुनवाई सीधी कहाँ पे होती है? सुप्रीम कोर्ट में।
लेकिन 1978 के बाद क्या हो गया, ये कानूनी अधिकार। इसलिए अब जो ज़मीन का मालिक है वो सिर्फ क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में केस तो कर सकता है, लेकिन किस लिए, कि मुझे मुनाफा कम मिला, जो मेरी ज़मीन की कीमत थी उससे कम मिली है मुझे, सिर्फ इसलिए कर सकता है। वो अपनी ज़मीन बेचने से मना नहीं कर सकता सरकार को। जो आर्टिकल 12 और 13 है, इसमें क्या है, मौलिक अधिकारों के बारे में बता रखा है। ठीक है, जो आर्टिकल 14 है यानी पेज नंबर 14 है, इसमें क्या बताया गया है, कानून के सामने सभी नागरिक क्या है, समान। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, क्या, जो राष्ट्रपति है उस पर यह कानून लागू नहीं होता। क्यों, क्योंकि राष्ट्रपति को सीधे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 यानी पेज नंबर 15 की। इसमें क्या बताया गया है, लिंग और जाति के आधार पर सरकारी अफसरों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन जो आर्टिकल 16 का भाग नंबर 4 है, उसमें क्या बताया गया है, जो पिछड़े वर्ग है ना उसको आरक्षण दिया जाएगा। और वो आरक्षण किस प्रकार है, ओबीसी को 27%, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, टोटल कितना हो गया 49.5%। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। इसमें क्या बताया गया है, छुआछूत का अंत। और आर्टिकल 18 में क्या बता रखा है, सभी उपाधियों का अंत कर दिया था इसमें। यानी जो खेल और साहित्य का सम्मान है यानी उपाधि है, वो सिर्फ कौन देगी, केंद्र सरकार। इसके अलावा किसी की भी उपाधि और सम्मान मान्य नहीं होगा। और इंदिरा गांधी ने 1971 में क्या कर दिया था, सभी राजाओं के अधिकार छीन लिए थे। अब बात करते हैं स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल किस में है, 19 से लेकर 22 तक। जो आर्टिकल 19 है, इसमें क्या बता रखा है कि स्वतंत्रता 6 प्रकार की है। और आर्टिकल 19 के पहले भाग में बता रखा है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 की बात करें, इसमें दो सीधी के अधिकार के बारे में बता रखा है, इसे समझो। इसके अनुसार क्या है, जब तक दोष प्रमाणित नहीं होता तब तक उस व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाएगा। और जब उसने जुर्म किया था ना, उसी दिन के अनुसार जो उस टाइम कानून था उसी के अनुसार उस व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। और एक बात और, एक जुर्म के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती। और बात करें आर्टिकल 21 की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बता रखा है, जीने का अधिकार। यानी देश में कितनी भी इमरजेंसी हो जाए लेकिन आर्टिकल 21 को हटाया नहीं जा सकता। और जो आर्टिकल 21A है, इसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार भी जोड़ा गया है। कौन से संशोधन द्वारा, 86 में। और कब, 2002 में। और इसको लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 को। इसके अंतर्गत क्या है, जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यानी 6 से लेकर 14 साल तक उनका शिक्षा पर एक भी पैसा नहीं लगेगा। आर्टिकल 22 में बता रखा है गिरफ्तार व्यक्ति के संदर्भ में। देखो, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसको ना 24 घंटे के अंदर अंदर जज के सामने पेश करना पड़ेगा। ये बात है साधारण मामलों की। और बात करें निवारक नज़रबंदी, ये क्या होती है, पुलिस किसी को पकड़ के उसे 3 महीने तक बिना बताए नज़रबंद रख सकती है। लेकिन ये किस मामलों में होगा, अगर वो व्यक्ति आतंकवादी हो। आर्टिकल 23 और 24 में क्या बता रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बात करें आर्टिकल 23 की, इसमें क्या है, जबरदस्ती किसी से भी मजदूरी नहीं करवाई जा सकती, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है। और जो आर्टिकल 24 है, इसमें क्या बता रखा है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कारखानों में काम नहीं करवाया जा सकता। और अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन है आर्टिकल 25 से 28 तक। और उसके बाद है शिक्षा व संस्कृति का मौलिक अधिकार। ये कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 29 से 30 तक। आर्टिकल 29 में क्या बता रखा है, अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार, जैसे मुस्लिम, यानी इनको शिक्षा का अधिकार है और ये अपना खुद का संस्थान खोल सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल 30, इसमें क्या बता रखा है, सांस्कृतिक त्यौहार मनाने का अधिकार। उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। जो आर्टिकल 32 है, इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो मैंने पिछले 5 मौलिक अधिकार बताए थे उसमें से अगर एक भी पूरा न हो तो सीधी कार्रवाई कहाँ पे होगी, सुप्रीम कोर्ट में। ये किस आर्टिकल में बता रखा है, आर्टिकल 32 में। और जो आर्टिकल 32 है, इसको ना भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा। इसे भी समझो, अगर एग्जाम में आए कि भीमराव अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कौन सी है, तो आंसर आएगा आर्टिकल 32। अगर वैसे पूछे कि संविधान की आत्मा क्या है, तो उसका आंसर आएगा प्रस्तावना या उद्देशिका। ठीक है।
अब बात करते हैं लेसन नंबर 4 यानी चैप्टर नंबर 4 की, जिसे हम कहते हैं भाग नंबर 4। इसमें क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसका वर्णन है आर्टिकल 36 से 51 तक। देखो ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। राज्य, देखो पॉलिटिकल के अनुसार राज्य क्या होता है? जिसके पास ना ये 4 चीजें होती है ना, उसको कहते हैं राज्य। उसकी अपनी भूमि हो, उसकी खुद की जनसंख्या हो, उसकी सरकार हो और संप्रभुता हो। ठीक है। अब देखो जैसे हरियाणा है, हरियाणा के पास भूमि है, जनसंख्या है, सरकार भी है। अब संप्रभुता क्या होती है? संप्रभुता उसे कहते हैं जो अपनी एक अलग से आर्मी बना सके। अब हरियाणा अपनी अलग से आर्मी तो नहीं बना सकता ना, तो हरियाणा एक राज्य नहीं है। लेकिन भारत एक राज्य है। क्यों? क्योंकि भारत की अपनी एक अलग से आर्मी है। तो आपको एक बात याद रखनी है, पॉलिटिकल के अनुसार भारत एक राज्य है और हरियाणा राज्य का एक अंग है। अब देखते हैं अगला टॉपिक, गणतंत्र यानी रिपब्लिक। ये क्या होता है? इसमें ना राष्ट्र का मुखिया चुना हुआ होता है, जैसे हो गए हमारे प्रधानमंत्री। और उसके बाद है राजतंत्र। इसमें क्या होता है? राजा का लड़का ही राजा बनेगा, जैसे ब्रिटेन देश में होता है। उसके बाद है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या होता है? लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए जो शासन होता है उसे कहते हैं लोकतंत्र। और उसके बाद है अधिकार। जब कोई देश ना अपने नागरिकों को आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए छूट प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? राइट्स, अधिकार। देखो राजनीतिक या नागरिक अधिकार क्या होते हैं? इसमें आते हैं चुनाव लड़ने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार। ये अधिकार ना सिर्फ भारतीयों को मिल सकते हैं। किसको? सिर्फ भारतीयों को। जैसे कोई इंग्लैंड से व्यक्ति आ जाए, अमेरिका से आ जाए, वो ना इनमें से कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ना तो वो चुनाव लड़ सकता, ना वोट डाल सकता और ना सरकारी नौकरी पा सकता। इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकता वो। ये अधिकार सिर्फ किसको हैं? जो भारतीय हैं। ठीक है। एकात्मक व्यवस्था, इसका मतलब क्या होता है? इसमें ना सभी शक्तियां किसके पास होती हैं? केंद्र के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। जैसे फ्रांस हो गया, जापान हो गया। लेकिन भारत के पास तो नहीं है ना ऐसा। क्यों? भारत की शक्तियां बटी हुई हैं, राज्यों में अलग हैं और सेंटर में अलग हैं। उसके बाद है कानूनी अधिकार, जैसे सूचना का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। जो सूचना का अधिकार है ये 2005 में लाया गया था और 2006 में लागू हुआ था। उसके बाद है दोहरी नागरिकता। देखो भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है, जबकि अमेरिका में सेंटर की तो अलग नागरिकता है और स्टेट की अलग नागरिकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। आपने देखा भी होगा, जैसे आपके पास हरियाणा का वोटर कार्ड है तो आप उसी वोटर कार्ड से भारत के किसी भी राज्य में जा सकते हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि सेंटर की अलग आईडी है और स्टेट की अलग आईडी है। अब देखो सरकार क्या होती है? जो नीति बनाती है और उन्हें लागू करती है उसे कहते हैं सरकार। अब सरकार के कितने अंग हैं? 3। नंबर 1 कार्यपालिका, नंबर 2 न्यायपालिका और नंबर 3 विधानपालिका। अब इन्हें समझो। जो विधान पालिका होती है इसमें क्या होता है? कानून बनता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। ठीक है, इनमें बनता है कानून। और उसके बाद आती है कार्यपालिका, यानी इसमें क्या होता है? कानून को लागू किया जाता है। जैसे बैंक हो गया, पुलिस होगी, इसमें क्या होता है? कानून को लागू किया जाता है। फिर उसके बाद आती है न्यायपालिका। इसका क्या काम होता है? जो कानून बनाया जाता है ये उसका मूल्यांकन करती है कि कानून को सही रूप से लागू किया गया है या नहीं। जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। उसके बाद है उद्देशिका या प्रस्तावना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कोई भी बुक होगी, बुक के पहले पेज पे क्या होता है? उस बुक के बारे में सारी डिटेल दे रखी होती है। इस पेज पे ये चैप्टर है, इस पेज पे ये चैप्टर है। तो उन शुरू वाले पेजों को क्या कहेंगे? उद्देशिका या प्रस्तावना। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। और भारत की उद्देशिका कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से। और भारत की प्रस्तावना में कितनी बार फेरबदल हुआ है? सिर्फ एक बार। वो कब? 1976 में। और कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वीं। इसमें ना 2 चीजें जोड़ी गई थी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। और प्रस्तावना को ना संविधान की आत्मा कहा गया है। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, क्या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है? बिल्कुल, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। देखो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, जिनमें से ना 8 तो उस समय थी जब संविधान बना था
अब संविधान कब बना? ये बना था 26 जनवरी 1950 को, और 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ये 12 अनुसूचियां कौन कौन सी हैं। देखो, सबसे पहले है संघ व राज्य हैं। ठीक है, इसमें कितने स्टेट हैं? 29। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 7। इसके बारे में बता रखा है। दूसरे नंबर पे है वेतन यानी सैलरी। तीसरे पे शपथ। चौथे पे राज्यसभा की सीटों का राज्यों में बंटवारा। 5वें नंबर पे है SC ST के लिए विशेष प्रावधान। देखो, जो 5वें नंबर पे है इसमें तो है SC ST के लिए विशेष प्रावधान यानी पूरे इंडिया में। और जो छठी अनुसूची है इसमें है स्पेशल असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम में SC ST के लिए विशेष प्रावधान यानी सिर्फ इन 5 राज्यों में है। और नंबर 7 पे है केंद्र राज्य के संबंध। नंबर 8 पे है भाषाएं। भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? ये है 22 को। इंग्लिश इनमें नहीं है। देखो, वैसे कुल भाषाएं तो हैं 22, लेकिन हिंदी को छोड़ के कितनी बच जाती हैं? 21। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि हिंदी को छोड़कर भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो कितनी आएंगी? 21। वैसे पूछे कुल कितनी भाषाएं हैं तो आएंगी 22। ये तो कॉमन सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको इन 22 में नहीं शामिल किया गया। और जब संविधान बना था उस समय कितनी भाषाएं थी? 14। और बाकी जो बच गई कितनी? 8। इनको बाद में जोड़ा गया था। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा, ये कौन सी है? ये है मदारिन। इसको चीनी भाषा भी कहते हैं। और ये कहाँ पे बोली जाती है? चीन में। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मदारिन। नंबर 9 है भूमि अधिग्रहण। नंबर 10 पे है दल बदल प्रक्रिया पर रोक। ये कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई? 52वें। और कब? 1985 में। नंबर 11 पे है ग्राम पंचायत। इनसे क्वेश्चन तो आता ही आता है। ग्राम पंचायतों का वर्णन किस आर्टिकल में है? 243A। और कौन सा संशोधन किया गया था इसमें? 73वां। कब? 1992 में। और उसके बाद है नगर पालिका। इसमें कौन सा संशोधन किया गया? 74वां। कब? 1992 में। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आपको ये 12 की 12 अनुसूचियाँ याद होगी होंगी। इनसे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ग्राम पंचायत किस अनुसूची में है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 11। नगर पालिका किस अनुसूची में है? 12। ऐसे देखो, राज्यपाल का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो ये है 153 में। कौन से में? 153 आर्टिकल में। ठीक है। और जो राज्यपाल होता है ये क्या होता है? राज्य का संवैधानिक मुखिया। देखो, राज्य का संवैधानिक मुखिया तो होता है राज्यपाल, और देश का कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के आदेश पर किस आर्टिकल के अनुसार उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 356। और किसी भी राज्य में धन विधेयक पास करने से पहले किसकी अनुमति जरूरी है? राज्यपाल की। ठीक है। और राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, या राष्ट्रपति जितना चाहे। यानी राष्ट्रपति के हाथ में होता है कि राज्यपाल को कितने दिन तक वहां का राज्यपाल बनाना है। और देखो, जो राज्यपाल होता है वो किसकी नियुक्ति करता है? ये करता है जिला न्यायालय में न्यायाधीशों की। ठीक है। और एक बात और, जो राष्ट्रपति होता है ये राज्यपाल को बिना महाभियोग के हटा सकता है। जो राष्ट्रपति है उसके पास क्या होता है? समय याचना की शक्ति, लेकिन राज्यपाल के पास ये शक्तियां नहीं होती। और जो राज्य का महाधिवक्ता होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और जो राज्य में जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं उनका कुलपति कौन होता है? राज्यपाल। और देखो, जो राज्यपाल होता है उसकी सैलरी कितनी होती है, यानी वेतन। देखो, पहले तो था 1,10,000 रुपये, लेकिन अब ये बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 3.5 लाख, यानी 3.5 लाख रुपये। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यपाल की सैलरी कितनी है? 3.5 लाख। और बात करें राष्ट्रपति की, इसकी है 5 लाख, और उपराष्ट्रपति की 4 लाख। ठीक है। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की। और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल की भी नियुक्ति करता है। और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है DU, इसका कुलपति कौन है? उपराष्ट्रपति, यानी वेंकैया नायडू। ठीक है। अब बात करते हैं ग्राम पंचायत की। देखो, नंबर 1 तो ये स्थानीय स्वशासन का उदाहरण है, और इसकी स्थापना किसने की? लॉर्ड रिपन ने। और जो चोल वंश है ये किसके लिए जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन के लिए। और ग्राम पंचायत कब बनाई गई थी?
ये बनाई गई थी 26 नवंबर 1949 को। किस आर्टिकल में? 40। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। और पहली बार पंचायत की स्थापना कहाँ पे की गई? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, और कब की गई? 1959 में। और बात करें दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे की गई थी आंध्र प्रदेश में। कब? ये भी की गई थी 1959 में। और कहाँ पे? महबूब नगर में। और ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1992 में। किस संशोधन द्वारा? 73 में। और 1992 में क्या किया? आर्टिकल 40 से हटाकर इसको कहाँ पे ले गए? 243 ए में। और इसके अनुसार क्या था कि प्रत्येक राज्य में ग्राम पंचायत होनी चाहिए। लेकिन इसका भी एक अपवाद है। लेकिन जो नागालैंड है ना, इसमें एक भी पंचायत नहीं है। और पंचायत का वर्णन किस भाग में किया गया है? ये किया गया 9 में। ठीक है। और जो ग्राम पंचायत होती है ये होती है 3 लेवल की, और सबसे पहले लागू हुई थी राजस्थान में। अब मैं बता देता हूँ 3 लेवल कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है पंच, फिर सरपंच, फिर ग्राम सचिव। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है? ग्राम पंचायत। और जन पंचायत किसे कहते हैं? कई ग्राम पंचायतों के समूह को, और जिसे बीडीओ भी कहते हैं। और ग्राम पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कितना होता है? 33%। और ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुसूची में है? 11वीं। और जो ग्राम पंचायत है ये क्या है? विकेंद्रीयकरण। और ग्राम पंचायत में सरपंच कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल के लिए। सरपंच का कार्यकाल खत्म होने पर कितने दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए? ये होने चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर। और जो ग्राम पंचायत है इसको बनाने की जिम्मेवारी किसकी होती है? राज्य सरकार की। तो फ्रेंड, यहाँ तक आ गया आपको समझ में? अब बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा की। देखो, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलकर। अब बात करते हैं ये क्या होती है। जो लोकसभा है इसमें जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। लेकिन राज्यसभा में जाने के लिए 30 साल होनी चाहिए। इसमें कुल सीटें होती है 552 और राज्यसभा में होती है 250। हाल फिलहाल में लोकसभा की सीटें हैं 545 और राज्यसभा की 245। और जो लोकसभा है इसके डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। प्रधानमंत्री के इलेक्शन सुने आपने? इसी को कहते हैं लोकसभा के इलेक्शन। इसमें कितने साल के लिए चुना जाता है? 5 साल, लेकिन कच्चे। अब कच्चे क्यों? क्योंकि सरकार तो कभी भी गिर सकती है ना, अगर बहुमत नहीं है तो मानते हो ना, इसलिए कहते हैं इसे कच्चे। और ये कितने साल तक चुने जाते हैं? 6 साल, ये पक्के होते हैं। और जो लोकसभा है इसे कहते हैं निमन सदन, और राज्यसभा को कहते हैं उच्च सदन। और लोकसभा को प्रथम हाउस भी कहते हैं। और इसके साथ साथ लोकप्रिय हाउस भी कौन सा है? लोकसभा। और राज्यसभा को स्टेट हाउस भी कहते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 52 में। और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। और राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष, देश का संवैधानिक मुखिया और देश का प्रथम व्यक्ति, और तीनों सेनाओं का संवैधानिक अध्यक्ष। यहाँ तक आ गया समझ में? इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। नंबर 1 तो उसकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है। और वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी ना तो वो राज्यपाल होना चाहिए, ना मंत्री, ना उपराष्ट्रपति, यानी इनके पद पे नहीं होना चाहिए। ठीक है। और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी इसे लोगों के द्वारा चुना जाता है। और राष्ट्रपति के लिए खड़ा होने के लिए कम से कम सदन में, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिला के 50 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है, नहीं तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा। और अब बात करते हैं राष्ट्रपति की सैलरी की। देखो, पहले थी इसकी सैलरी 1.5 लाख। कितनी? 1.5 लाख। लेकिन अब क्या है? ये हो गई है 5 लाख। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और राष्ट्रपति को वोट कौन डालते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। वह दिल्ली और पांडिचेरी के प्रत्यक्ष रूप से, वह अन्य राज्यों की विधानसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से वोट डालते हैं। और अब बात करते हैं भारतीय संविधान में कहाँ से क्या लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था ली गई है कनाडा से, संसदीय व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से, और राज्यपाल का पद कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियों पर केंद्र कानून बनाएगी, ये लिया गया है कनाडा से। लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा ज़्यादा शक्तिशाली होगी, ये ली गई है ब्रिटेन से। विधि का शासन, ये भी ब्रिटेन से लिया गया। न्यायिक व्यवस्था, राष्ट्रपति का पद, ये दोनों भी ली गई हैं ब्रिटेन से। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से। इकहरी नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है।
संशोधन प्रक्रिया अफ्रीका से ली गई है। संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं जर्मनी से। मौलिक अधिकार अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य रूस से। पंचवर्षीय योजनाएं रूस से। प्रस्तावना ये कहाँ से ली गई है? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से। न्यायिक पूर्ण अवलोकन ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। तो सबसे पहले है पहला संविधान संशोधन। यह किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से। और भूमि अधिग्रहण को कौन सी सूची में जोड़ा गया था? नोमियन सूची में। ठीक है। और ये कब जोड़ा गया? 1951 में। अब बात करते हैं 10वें संविधान संशोधन की। ये जोड़ा गया 1961 में। इसमें क्या था? दमन व द्वीप को भारत में शामिल कर लिया गया था। अब बात करते हैं 21वां संविधान संशोधन। ये जोड़ा गया 1967 में। इसमें क्या था? सिंधी भाषा को शामिल कर लिया गया। कौन सी भाषा के रूप में? 15वीं। बात करें 31वें संविधान संशोधन की। इसको जोड़ा गया 1973 में। इसमें क्या था? पहले तो लोकसभा में सीटें होती थी 525, लेकिन 1973 में बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन की। देखो ये कब किया गया था? 1976 में। इसमें क्या किया? प्रस्तावना में संशोधन हुआ था और प्रस्तावना के अंदर दो शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद व धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। और इसमें क्या था? जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ना 5 वर्ष, इसको बढ़ाकर कर दिया गया था 6 वर्ष। और इस संशोधन को ना लघु संविधान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा संशोधन हुए थे। और अब बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन की। ये हुआ था 1978 में। इसमें क्या था? संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था और लोकसभा व विधानसभा के कार्यकाल को दोबारा से क्या कर दिया गया था? 5 वर्ष। उसके बाद 103 संविधान संशोधन। इसमें क्या था? जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया। उसके बाद 108वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था? महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभा में 33% आरक्षण किया गया। उसके बाद 109वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था? पंचायती राज्य में महिला आरक्षण 33 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 50%। उसके बाद 114वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था? जो उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट, इसके न्यायाधीशों की आयु 62 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 65 वर्ष। 122वां संविधान संशोधन। तो 22वें संविधान संशोधन में जीएसटी पास किया गया था। उसके बाद है 52वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया? 1985 में। इसमें क्या किया गया था? दल बदल प्रक्रिया पर रोक लगाई गई थी और इसका वर्णन किस भाग में है? 10वें में। 69वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया? 1991 में। इसमें क्या किया गया था? दिल्ली को एनसीआर क्षेत्र घोषित किया गया था। उसके बाद है 61वां संविधान संशोधन। ये किया गया था 1989 में। देखो 61वें संविधान संशोधन से पहले वोट डालने की आयु कितनी होती थी? 21 वर्ष कम से कम। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसकी उम्र कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। आगे है 70वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया? 1992 में। इसमें क्या था? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली व पांडिचेरी को शामिल किया गया था। उसके बाद है 71वां संविधान संशोधन। ये किया गया 1992 में। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है। उसके बाद है 73वां संविधान संशोधन। ये जोड़ा गया 1992 में। इसमें क्या जोड़ी गई थी? ग्राम पंचायत। और कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई है ग्राम पंचायत? 11वीं अनुसूची में। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन। इसमें जोड़ी गई नगर पालिका। कौन सी अनुसूची में जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची में। और कब? 1992 में। उसके बाद है 86वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसका नाम क्या था? शिक्षा का मौलिक अधिकार। उसके बाद है 92वें संविधान संशोधन। इसमें क्या था? 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, संथाली, बोडो, डोंगरी और मैथाली। उसके बाद है 93वें संविधान संशोधन। ये जोड़ा गया 2006 में। इसमें क्या था? अल्पसंख्यकों को उच्चतर शिक्षा में आरक्षण। उसके बाद है 97वां संविधान संशोधन। इसमें क्या था? सहकारिता समिति को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और उसके बाद है 100वां संविधान संशोधन। ये जोड़ा गया 2015 में। इसमें क्या था? भारत बांग्लादेश के बीच भूमि विवाद के समझौते को लेकर संशोधन किया गया। सबसे पहले है साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। जो ये पुरस्कार है ना, ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं साहित्य क्षेत्र में। और ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 तो हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, सरस्वती सम्मान पुरस्कार, बिहारी सम्मान पुरस्कार।
और साहित्य क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है? ज्ञानपीठ। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत क्षेत्र में। और ये संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, आपको याद रखना है। ठीक है। टाइलर पुरस्कार ये दिया जाता है पर्यावरण क्षेत्र में। चरक व धन्वंतरी पुरस्कार दिए जाते हैं चिकित्सा क्षेत्र में। सम अनुज व एबल पुरस्कार ये दिए जाते हैं गणित क्षेत्र में। किसमें? गणित क्षेत्र में। उसके बाद है कलिंग व भटनागर पुरस्कार ये दिए जाते हैं विज्ञान क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार ये दिया जाता है पत्रकारिता क्षेत्र में। दादा साहिब फाल्के पुरस्कार ये दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में। बात करें बुकर पुरस्कार की, ये दिया जाता है लेखक को। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? नागरिक सम्मान क्षेत्र में। परमवीर चक्र पुरस्कार ये भारत का सबसे बड़ा बहादुरी पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये दिया जाता है कोच को। अर्जुन पुरस्कार ये दिया जाता है खिलाड़ी को। देखो भारत के सबसे बड़े पुरस्कार कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा है भारत रत्न और उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। इसे कौन देती है? इसे देती है स्वीडन की सरकार। इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में और ये किसके नाम पे दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। और जो अल्फ्रेड नोबेल था इसने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की। और ये पुरस्कार ना विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। देखो 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। उस समय दिया जाता था ये 5 क्षेत्रों में। कौन कौन से? भौतिक, चिकित्सा, रसायन, शांति और साहित्य क्षेत्र में। लेकिन 1969 में इसमें अर्थशास्त्र भी जोड़ दिया, यानी इकोनॉमिक्स। तो इस समय ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 में। और बात करें ये कब दिया जाता है? ये दिया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन क्या होता है? मानव अधिकार दिवस। और ना एक वर्ष में एक क्षेत्र में सिर्फ 3 व्यक्तियों को पुरस्कार दिया जा सकता है। यानी कुल कितने क्षेत्र हो गए? 6, 6 3 18। तो यानी एक वर्ष में सिर्फ 18 नोबेल पुरस्कार दिए जा सकते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 2014 का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? ये मिला था कैलाश सत्यार्थी को। किस क्षेत्र में? शांति क्षेत्र में। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? निशान पाकिस्तान। और जीपीएस की फुल फॉर्म क्या है? जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और आईबीआरडी इन दोनों की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। नेल्सन मंडेला, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इनको ना अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। और ये कौन थे? अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी। और ये दूसरे ऐसे विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो पहले कौन थे? वो थे खान अब्दुल गफार खां, जो कि थे पाकिस्तान से। उनको भारत रत्न मिला था 1989 में। और ये 1994 में अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने थे। अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की। ये ना 2002 से लेकर 2007 तक भारत के क्या थे? राष्ट्रपति। कौन से नंबर के? 11वें नंबर की। और ये भारत के पहले अविवाहित राष्ट्रपति थे और लड़ाकू विमान में भी यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को। कहाँ पे? मेघालय के शिलांग में। और इनकी किताब है जो अक्सर पूछी जाती है, फैमिली ऑफ नेशन, विंग्स ऑफ फायर। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखनी है। और जो वर्जिन चोटी है इसका नाम भी किसके नाम पे रखा गया है? अब्दुल कलाम के नाम पे। और जो व्हीलर द्वीप है इसका नाम भी बदलकर क्या रख दिया गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। और अब बात करते हैं श्वेत क्रांति। इसका संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। और जो भारत में आनंद शहर है उसमें क्या है? अमूल मिल्क की सबसे बड़ी फैक्ट्री, जिसको मिल्क सिटी भी कहा जाता है। और श्वेत क्रांति कब आई थी? 1970 में। बात करें गुलाबी क्रांति की, इसका संबंध किससे है? झींगा मछली के उत्पादन से, जो कि पाई जाती है मीठे पानी में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये कब लागू किया गया? 1986 में। और अगर आप एचएसएससी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमने एचएसएससी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए 200 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी है। आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे एजुकेशन गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।